हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा एग्रीकल्चर 1950 से लेके 1990 तक। इसकी पहले 3 वीडियो बन चुकी है, तो ये 4th पार्ट है। तो बच्चों पहले प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के 3 पार्ट देख लो ताकि बढ़िया समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, तो एक बात हम समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है। बच्चों ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, मतलब कि फसल। ठीक है, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है लार्ज इंक्रीज। तो बच्चों जब हमारे देश में जो फसल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, यानी कि मतलब फसल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी को हमने नाम दे दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। हमने क्या किया था, अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, अच्छे बीज का इस्तेमाल किया था, HYV सीड्स का, और उसके बाद हमने इरिगेशन की फैसिलिटी का भी इस्तेमाल किया था, और भी हमने कई सारे इंप्रूवमेंट मतलब एग्रीकल्चर में नई मशीनों का इस्तेमाल किया था, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का इस्तेमाल किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक इसका भी इस्तेमाल किया था। तो इन सब की वजह से हमारे एग्रीकल्चर में क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, तो इसी को नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जिसने सोचा था उसका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, इस नाम को याद कर लो, MS स्वामीनाथन। तो बच्चों MS स्वामीनाथन जो थे, हमारे देश इंडिया में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने सोचा, और फिर उनकी जो राय थी बाकी लोगों ने भी मानी, और फिर हमारे पूरे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टारगेट था कि इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स है, जो फसल है, इसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहे और एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं। ठीक है, तो ये इसका टारगेट था। तो हम पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था ये 1965 से काम स्टार्ट हो गया था, मतलब 1965 से ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो पढ़ते थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा है। लिखा ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है लार्ज इंक्रीज, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज होना इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। किसकी मात्रा में बढ़ोतरी होना, फूड ग्रेन्स की। तो बच्चों समझ में आ गया, ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में लार्ज इंक्रीज होना। ठीक है, यानी कि अनाज यानी कि फसल के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने को ही नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और कहा गया कि ये जो फसल में लार्ज इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज किसके कारण हुआ, ये इंक्रीज हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम बोलते हैं HYV सीड्स। तो जो हमारे देश में लार्ज इंक्रीज हुआ क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, वो किसकी वजह से हुआ, HYV सीड्स की वजह से। इन द मिड ऑफ 60s, ठीक है, इन द मिड ऑफ 60s, इसका मतलब ये है 1960 के मिड में। मिड मतलब मिड ऑफ 60s का मतलब हो गया लगभग 1965 में। ठीक है, मिड मतलब बीच की वैल्यू यानी कि वो 5 हो गया, यानी कि 60 है तो 65 हो जाएगा मिड का मतलब। तो बच्चों मैं अब एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ के बता दूं क्या लिखा है। इसमें लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन द मिड ऑफ 60s। इसका मतलब ये है कि 1965 में HYV सीड्स का इस्तेमाल करने से जो हमारे देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, इसी को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कुछ और भी बातें समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ फिर बच्चों आगे और थोड़ा समझते हैं।
कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन अकेला नहीं था, ये एक पैकेज प्रोग्राम था। पैकेज क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि पैकेज का मतलब होता है कि वो अकेला नहीं था, उसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल थी। तो हम बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो एक पैकेज प्रोग्राम था। पैकेज प्रोग्राम, पैकेज का मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कई सारी चीज़ें शामिल थी, जैसे कि हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होगा। इसे हिंदी में चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। और उसके बाद हम पहले पुराने ज़माने में क्या था कि हम पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में, यानी कि एनिमल डंग का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यानी कि ये पूरा पैकेज प्रोग्राम आया था, इसके अंदर क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने पे ध्यान दिया गया था। खेतों में पेस्टिसाइड्स डाले जाते थे जिससे पौधे बीमार ना पड़े, उनमें कोई बैक्टीरिया ना लग जाए। और इंसेक्टिसाइड्स भी डाले जाते थे ताकि कोई कीड़े मकोड़े हमारी फसल को बर्बाद ना कर दें, खा ना सकें। इरिगेशन पे फोकस किया गया, ठीक है। इरिगेशन यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था। तो HYV सीड्स जहाँ भी लगाते थे वहाँ इरिगेशन की एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए होती थी, तो इरिगेशन की फैसिलिटी भी देखी गई, ठीक है। तो इरिगेशन की फैसिलिटी पे भी ध्यान दिया गया। और रिसर्चर्स जो थे हमारे देश के, जो रिसर्च करते थे, उन्होंने बीज के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने हाई क्वालिटी के बीज बनाए। मतलब जो हमारे देश में जो पुराने बीज होते थे वो कम प्रोडक्शन करते थे और भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो मतलब लेट से पककर तैयार होते थे, लेकिन जो लेबोरेटरी में बीज का टेस्ट किया गया और टेस्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करके जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाए गए, ये जल्दी पककर तैयार हो जाते थे और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती थी। ये ज़्यादा मतलब मात्रा में पैदा भी होते थे और जल्दी तैयार भी हो जाते थे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से कई सारे मतलब चेंजेस लाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके 2 फेज थे, 2 फेज का मतलब था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे देश इंडिया में आया तो ये एक ही बार में पूरे देश में नहीं फैला, जो इस यानी कि 2 फेज में आया ये। तो अभी समझाता हूँ मैं इसको। पहला फेज जो था वो था, फर्स्ट फेज जो था वो था मिड 1960s अप टू मिड 1990s, यानी कि 1960 के मिड से, 1960 का मिड क्या होता है, 1965, कब तक, मिड 1990, मिड 1990 गलत वो लिख दिया मैंने, ये 70 है, मिड 70s यानी कि मिड 1970 का मतलब ये हो गया 1975। तो 1965 से 1975 तक की जो पहला फेज था वो यहाँ पे था मिड 1960 से लेके मिड 1970 तक, ठीक है। तो इसमें जो क्या था बच्चों, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्क पूरे इंडिया पर नहीं पड़ा, कुछ स्टेट पर ही जो अमीर राज्य थे, यानी कि जो स्टेट काफ़ी रिच थे, अमीर थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का असर सिर्फ वहीं देखने को मिला। जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब ये कि जो फर्स्ट फेज था उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ जो अमीर राज्य थे उन्हीं को मिला। उसमें पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये आते थे, ठीक है, इनको बेनिफिट मिला। और एक प्रॉब्लम और रही कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पैदा नहीं होते थे, कई तरह के फसल पैदा नहीं होते थे, सिर्फ व्हीट की प्रोडक्टिविटी मतलब गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, गेहूं का प्रोडक्शन भी बढ़ा, मतलब गेहूं की प्रोडक्टिविटी, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये सिर्फ लिमिटेड रहा एक फसल तक, सिर्फ गेहूं। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1960 के मिड से लेके 1970 के मिड तक ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था,
पहले फेज में सभी राज्यों को, पूरे इंडिया में सबको फ़ायदा नहीं मिला, कुछ अमीर राज्यों को ही फ़ायदा मिला और सभी फसलों में HYV सीड्स नहीं आई थी, तो सिर्फ गेहूं में ही HYV सीड्स आई थी, जिस वजह से सिर्फ गेहूं का ही प्रोडक्शन बढ़ा और बाकी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। उसके बाद आगे है जो सेकंड फेज आया था, वो था मिड 1970 से लेके मिड 1980s तक, मतलब कि लगभग 1975 से लेके 1980 तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बेनिफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पर बेनिफिट ये हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये पूरे देश में स्प्रेड हो गया, पूरे देश में फैल गया। यहाँ पर क्या था, सिर्फ कुछ राज्यों तक ही लिमिटेड था, लेकिन जो सेकंड फेज आया वो 1975 से लेके 1985 तक वो पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन फैल गया। और पूरे देश में फैलने के बाद यहाँ पर सिर्फ वीट का ही प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन मिड 1970 से लेके मिड 1980 तक लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आ गई, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हर क्रॉप्स में आ गया। पहले सिर्फ गेहूं था, बाद में मक्का, बाजरा, ठीक है, चावल, गेहूं, तो कई दाल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड फेज में दो फायदा हुआ, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे देश में फैल गया, दूसरा एक फसल पर लिमिटेड न रहकर कई फसल में फैल गया। कई फसल का मतलब होता है चावल, दाल, मक्का, बाजरा, ठीक है, तो कई फसल का प्रोडक्शन बढ़ा। और फर्स्ट फेज में सिर्फ गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा था और सेकंड फेज में कई सारे फसल का प्रोडक्शन बढ़ा। फर्स्ट फेज में सिर्फ 3-4 राज्यों को ही फायदा मिला और सेकंड फेज में पूरे भारत में ही फैल गया। ठीक है, पहले और हमने न्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और सेकंड फेज में हमारे देश में अनाज इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, आत्मनिर्भर बन गए। तो इससे पहले क्या था, हम विदेशों पे निर्भर थे, जैसे अमेरिका पे निर्भर थे, हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। तो उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी कि हम अमेरिका से अनाज इंपोर्ट करते थे और अमेरिका हमें कभी भी धमकी दे देता था कि हम आपको अनाज नहीं बेचेंगे, तो इससे हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती थी। लेकिन 1980 के बाद हमारे देश में सारे मतलब क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ा, जिससे हम क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंसी हमारे अंदर आ गई और हम आत्मनिर्भर बन गए। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने से क्या हुआ कि अब हम दूसरे देशों पे निर्भर नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो ये बातें थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं और कुछ इफेक्ट पढ़ लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो फीचर्स पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला है फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन्स। पहले क्या था बच्चों, हमारे देश में जो रिसोर्सेज थे, सरकार को क्या करती थी, उस रिसोर्स को हर राज्य पे लगाती थी, हर चीज़ पर लगाती थी। ठीक है, हमारे देश के रिसोर्स को पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए हर जगह रिसोर्स खर्च करती थी सरकार। इससे रिसोर्स बढ़ जाते थे और रिसोर्स घट जाते थे, बहुत कम हो जाते थे, तो एग्रीकल्चर पे ढंग से फोकस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि हम रिसोर्स को सिर्फ उसी एरिया में लगाएंगे जिस एरिया में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि हम रिसोर्सेज को सिर्फ पोटेंशियल रीजन पर ही लगाएंगे। यानी कि हमें लगा कि जिस राज्य में ग्रीन रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ सकता है, जिस राज्य में अनाज तेज़ी से पैदा हो सकती है, ठीक है, जिस राज्य में ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया जा सकता है आराम से, सिर्फ उसी राज्य में हम रिसोर्स को लगाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ वहीं पे लगाया जा सकता था जहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो, ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी हो। तो सरकार ने क्या किया, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा है, ठीक है, इरिगेशन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। तो सरकार ने क्या किया, रिसोर्सेज को इन्हीं पे खर्च किया, इन्हीं राज्यों पे ज़्यादा लगाया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में लगा दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड है यूज ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, तो सेकंड फीचर है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल किया गया। ये बीज सड़े गले नहीं होते थे, इससे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती थी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। ठीक है, और फसल पककर जल्दी तैयार भी हो जाते थे। पहले क्या था कि किसान एक साल में सिर्फ एक ही फसल उगा सकता था, लेकिन जब से HYV सीड्स आया तो ये फसल जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। अब किसान एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार फसल उगा सकता था।
फिर उसके बाद यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में पहले हम ना एनिमल डंग का मतलब कि पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अपनाया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को अपनाया। केमिकल फर्टिलाइजर्स ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं, तो इसमें इससे एक फ़ायदा मिला कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। और पहले क्या होता था कि हम कोई फसल बोते थे और जिसमें हम पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में, तो उस वक्त हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहती थी। प्रॉब्लम ये रहती थी कि एक फसल कटने के बाद हमें ज़मीन को कुछ टाइम तक खाली छोड़ना पड़ता था। ज़मीन को कुछ टाइम तक हमें खाली छोड़ना पड़ता था ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता फिर से बन जाए और फिर फसल बोते थे। तो बड़ी मुश्किल से एक साल में 2 बार फसल उग पाता था, नॉर्मली एक ही बार फसल उग पाता था एक साल में। लेकिन जब से हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया तो ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक फसल काटा और तुरंत दूसरा फसल लगा सकते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया और केमिकल फर्टिलाइजर से मिट्टी को और उपजाऊ बनाया जा सकता था। प्रॉपर इरिगेशन। बच्चों एक बात और, ग्रीन रेवोल्यूशन की एक खास बात और एक फीचर ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ उन्हीं स्टेट में लगाया जा सकता था, ठीक है, जिस स्टेट में इरिगेशन की फैसिलिटी हो, ठीक है। यानी कि क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स थे इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तो ज़्यादा पानी के लिए सिर्फ उन्हीं राज्यों में इसको स्टार्ट किया जा सका जिन राज्यों में जो नदियों के पास है या जहाँ पे तालाब या कुएँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होता है पौधों को बीमारियों और बैक्टीरिया से बचाने के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, अपने पौधों में पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करने लग गए। इससे पौधे बीमार नहीं पड़ते थे और पौधे में बैक्टीरिया नहीं लगते थे, ठीक है। तो बच्चों ये तो था ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया, क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा मिला? तो इसका आंसर है हाँ बच्चों, फ़ायदा तो मिला। क्या क्या फ़ायदा मिला? पहला, सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। पहले क्या था, हमारे देश में अनाज की बहुत कमी थी। हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, ठीक है। हम अनाज के लिए दूसरे देशों पे जैसे कि अमेरिका पर निर्भर थे और भी दूसरे देशों पे हम निर्भर थे कि वो हमें अनाज देंगे। लेकिन हुआ ये कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया तो हमारे देश में अनाज इतना ज़्यादा पैदा हुआ कि हम अनाज में सफिशिएंसी पाली हमने, यानी कि हम आत्मनिर्भर हो गए और हमारे पास इतना अनाज बच भी गया, यानी हम लोग खुद खा पी के अपने देश की ज़रूरत पूरी करके हमारे पास इतना अनाज बच भी गया कि हमारे देश की सरकार उस अनाज को स्टॉक में कर दिया। और जब देश में अकाल आता था तो सरकार उस अनाज को निकाल के अकाल के वक्त क्या करती थी, लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकती थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड ग्रेन्स में हम सफिशिएंट हो गए। और जब भी कभी अनाज की कमी पड़ती थी, पहले तो देखो हम अनाज बहुत ज़्यादा उगाने लग गया, और जब भी हमारे देश में अनाज की कमी पड़ती थी तो सरकार स्टॉक में से अनाज निकाल के लोगों तक पहुंचा देती थी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको? सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स का मतलब हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए थे। हम लोग अनाज खा पी के बहुत सारा बचा भी लेते थे और सरकार उसको स्टॉक कर लेती थी, और कभी अनाज की कमी होती थी, मार्केट में शॉर्टेज होता था तो सरकार निकाल के बेचती थी। उसके बाद है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है बच्चों, किसान अपना खुद खा पी के मार्केट में जो अनाज बेचता है उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। पहले क्या था, अनाज इतना कम पैदा होता था कि किसान अनाज जो उगाता था वो उससे उसका खुद का पेट नहीं भरता था। मतलब अनाज इतना कम पैदा होता था कि किसान ने जो अनाज उगाया है वो अनाज किसान के लिए कम पड़ जाता था, ठीक है। तो किसान मार्केट में बेचने के लिए उनके पास बचता ही नहीं था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद अनाज में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई। इससे क्या हुआ, किसान अपनी ज़रूरत पूरी करने लग गए, और किसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद मार्केट में बेचते भी थे। मार्केटेबल सरप्लस आ गया था हमारे पास। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि किसान अपनी ज़रूरत पहले अनाज की पूरी कर लेंगे और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद अनाज को मार्केट में बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया था, मार्केटेबल सरप्लस को प्राप्त कर लिया था। कोई डाउट है बच्चों यहाँ पे? नहीं, ठीक है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अनाज किसान उगाएगा, खुद खाएगा पिएगा, अच्छे से अपनी पूरी ज़रूरत पूरी कर लेगा पूरे साल भर की। उसके बाद इतना अनाज बच जाता था कि उसको मार्केट में बेच सकते थे। तो मार्केटेबल सरप्लस आ गया था हमारे देश के अंदर सभी किसानों के पास। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। तो बच्चों एक बात और बता दूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो कम इनकम वाले लोग थे उनको भी बहुत फ़ायदा मिला। अब बता दो कैसे फ़ायदा मिला।
तो मैंने डिमांड और सप्लाई का रूल पढ़ा है कि जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसकी कीमत गिरेगी। हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से अनाज का उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ कि हमारे देश में अनाज की सप्लाई बढ़ गई। अनाज की सप्लाई बढ़ने के बाद जिस चीज़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ती है उसका प्राइस नीचे गिरता है। तो अनाज बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई हो गया था, जिससे अनाज का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और हमारे देश में और एक बात और बता दूं, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग अपनी इनकम का मेन हिस्सा खाने पीने पे और अनाज पे ही खर्च करते हैं। ठीक है। उनके बड़े बड़े शौक नहीं होते हैं, उनका मेन क्या होता है कि वो अनाज पे ही ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जो लोग गरीब थे, जिनकी इनकम बहुत कम थी, उनको बहुत फ़ायदा मिला। उनको फ़ायदा इसलिए मिला कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से अनाज के रेट नीचे गिर गए, और अनाज के रेट नीचे गिरने की वजह से उन्होंने क्या किया, अनाज को ढंग से खाना पीना स्टार्ट कर दिया। तो कम इनकम वाले लोगों को बहुत फ़ायदा मिला ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि सारे अनाज के रेट नीचे गिर गए थे और उनको फ़ायदा मिला। नेक्स्ट है ए सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज क्या होता है बच्चों? एक्रिएज का मतलब था एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब जिस ज़मीन पे खेती करते हैं उसको एक्रिएज बोलते हैं। खेती करने वाली ज़मीन को एक्रिएज बोला जाता है। तो एक बात और बता दूं, पहले क्या था, पहले जब हम HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो एक साल में हम सिर्फ एक बार ही क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है। लेकिन HYV सीड्स आने के बाद, HYV सीड्स जो होते हैं बच्चों, वो जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक बात और बता दो, जो नॉर्मल सीड्स होते थे, पुराने ज़माने के जो सीड्स होते थे, वो लेट पककर तैयार होते थे, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, उस फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ टाइम तक खाली छोड़ना पड़ता था, ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता फिर से बन जाए, ज़मीन में फर्टिलिटी फिर से आ जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा फसल उगाते थे, तो लगभग एक साल में एक ही बार फसल उगता था। लेकिन HYV सीड्स के आने के बाद एक साल में फसल जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि फसल जल्दी पककर भी तैयार होते हैं और ज़मीन को खाली भी नहीं छोड़ना पड़ता। तो इससे दो बार, एक साल में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही खेत में उगाने लग गए। ठीक है। तो इससे हमारा एक्रिएज बढ़ा, मतलब खेती वाली ज़मीन बढ़ गई, यानी कि एक ही खेत पे डबल खेती होने लग गई। ठीक है। एक ही खेत पे क्या होने लग गई, डबल खेती होने लग गई। ठीक है बच्चों। ठीक। हाँ, तो पहले हमारे देश में 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी खेती करने के लिए, जो बाद में बढ़कर, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर हो गई। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एग्रीकल्चर का एरिया भी बढ़ गया। और फिर उसके बाद एक बात और, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर की सोच और आउटलुक, उनका दृष्टिकोण बदल गया। पुराने जो किसान थे वो एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं मानते थे, वो सोचते थे एग्रीकल्चर में कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। वो अनाज उगाते थे सिर्फ अपने खाने के लिए। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और किसानों ने अपना खुद का खाने के बाद मार्केट में भी बेचना स्टार्ट कर दिया। इससे किसानों को ये बात समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एग्रीकल्चर भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और फिर किसान धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे मार्केट में बेचने के लिए, और फिर धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, कृषि का व्यापारीकरण भी बढ़ गया। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट में।